उनके वक्तव्य की बड़ी और अहम बातें रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं जया सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल के रूप में विश्वकर्मा को पूजा जाता है। 30 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर दिए गए। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज हमारे देश के हर नागरिक को अपना घर का सपना पूरा करने में आगे बढ़ रही हैं। उड़ीसा के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ही ऐसा देश जहां श्रम और कौशल के रूप में विश्वकर्मा को पूजा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि युवाओं और मध्यम वर्ग के सपने जरूर पूरे होंगे। सरकार उनके साथ है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जनता जनार्दन के लिए दिन रात काम कर रही है और जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके जरिए ये बात साफ निकलकर सामने आती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने आज 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी कड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गरीब, किसान, महिला, दलित सशक्तिकरण के बड़े फैसले लिए गए हैं। तो मोदी सरकार 3.0 के जरिए यहां पर बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आदिवासी विकास के लिए विशेष घोषणा, जनजातीय बजट में दोगुनी बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट। 11 लाख नई लखपति दीदी बीते 100 दिन में बनी है और लगातार ये सिलसिला जारी है। 11 लाख एक बड़ा आंकड़ा, नई लखपति दीदियां बनी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार पेंशन योजना की घोषणा भी की गई है, जिसका फायदा एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलेगा। उड़ीसा के विकास के लिए हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं शुरुआत हुई है उनकी। सुभद्रा योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, तो वहीं उड़ीसा के विकास को आगे बढ़ाते हुए हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री ने दी। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया, 2 लाख करोड़ का फायदा किसानों को होगा। साथ ही महिलाओं का जो बढ़ता सामर्थ्य है उड़ीसा के विकास का मूल मंत्र होने जा रहा है। महिलाओं के विकास को लेकर बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया, 2 लाख करोड़ का किसानों को होगा फायदा, सीधा फायदा यहां पर हमारे देश के अन्नदाता को। उड़ीसा में आयुष्मान भारत योजना का लाभ उड़ीसा वासियों को भी मिलेगा। बेहद महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जो लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए एक वरदान बनकर सामने आई है। 70 साल और अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत किया जाएगा। पीएम जनमन योजना की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री ने की और उड़ीसा के 13 जनजातियों की पहचान की गई है, जिसमें हाशिए पर खड़े लोगों को, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाएं पहुंचे, वो प्रयास पहुंचे, इसकी कोशिश है। उड़ीसा के पास समुद्री तट और प्राकृतिक आपदा है, इसे बढ़ाना है। किस तरह से जो उड़ीसा की नैसर्गिक सौंदर्य है वो उड़ीसा के विकास में अहम हो सकता है, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अगले 5 साल में उड़ीसा को रेल सड़क योजनाओं को बढ़ाने का पूरा प्रयास यहां पर रहेगा भाजपा सरकार का। देश आज हैदराबाद मुक्ति दिवस बना रहा है, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, इसकी बड़ी बातें। गणेश उत्सव का जिक्र किया, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं। आज बप्पा के विदाई का समय आ गया है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने गणपति बप्पा को भी याद किया। किस तरह से गणेश उत्सव ने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई और जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, कैसे उन्होंने गणपति बप्पा का भी विरोध किया। स्किल सेल के तहत 13 लाख की स्क्रीनिंग की गई है। तमाम ऐसी योजनाएं आ रही हैं, विकास हो रहा है। नई साइंटिफिक टेक्निक के जरिए देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर आज अहम काम हो रहा है, उसका भी जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने किया। तो प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें। उड़ीसा का बेहद महत्वाकांक्षी दौरा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए किस तरह से उड़ीसा के विकास गाथा को आगे बढ़ाने की बात की, उसकी एक झलक हमने देखी। निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। निशांत, यहां पर सबसे पहले बात महिलाओं की।
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। तमाम योजनाएं निकलकर सामने आ रही है। सुभद्रा योजना बेहद अहम साबित होने जा रही है। खासतौर पर उड़ीसा की महिलाएं जो इस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, किस तरह से सुभद्रा योजना उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। देखिए, वाकई सुभद्रा योजना एक क्रांतिकारी कदम है सरकार का, और उड़ीसा सरकार बनने से पहले बीजेपी ने इसको अपने संकल्प पत्र में लिखा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहली किस्त जारी कर दी। 5,000 रुपये की एक किस्त है। सालाना महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और अगले 5 साल में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आप समझ सकते हैं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर गृहिणी को इतने पैसे दिए जाएं, कम से कम उसका अपना खर्चा इससे निकल सकता है, जो छोटा मोटा खर्चा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना को कहीं ना कहीं लागू करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और केंद्र की मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार महिलाओं के लिए इस सरकार की योजनाएं हमें देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ा नारी वंदन अधिनियम जब से पारित हुआ है, उसके बाद से ये सरकार आधी आबादी के लिए किस तेजी से आगे बढ़ रही है, इसकी झलक ये दर्शाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना के शुरुआत से पहले एक गांव का दौरा किया था, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की थी और उनसे चर्चा की थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही थी। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जिक्र किया, अपनी माता जी को उन्होंने याद किया और साथ में ये भी बात कही कि आज मेरी माता जी नहीं है जो मुझे गुड़ खिलाती थी, लेकिन एक आदिवासी माँ ने मुझे खीर खिलाई। आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री उन तमाम वर्गों से जुड़ते हैं, समाज के जो वंचित तबका है उससे सीधे तौर पर कनेक्ट होते हैं और उनको अपने परिवार के तौर पर शामिल करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कहीं ना कहीं उस वर्ग को एक मजबूती, एक संबल प्रदान करते हैं ऐसी बातें करके। और प्रधानमंत्री जब उस घर में गए, उन्होंने पूरे परिवार से मुलाकात की, वहां पर पूजा की और ये दिखलाया कि प्रधानमंत्री आम लोगों से किस तरीके से कनेक्ट हैं। उड़ीसा के लिए आज बड़ा दिन है, जन्मदिन प्रधानमंत्री का है, लेकिन तोहफों की बात की जाए तो उड़ीसा को मिले हैं। चाहे रेल परियोजना की बात की जाए, चाहे सुभद्रा योजना की बात की जाए, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई है और उसमें उड़ीसा के भी बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो विकास की धारा से लंबे समय तक उड़ीसा अछूता रहा था, अब इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी तरीके से जुट गई हैं। बिल्कुल, यहाँ पर समाज के हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए निशांत राय, हमारे संवाददाता जो प्रधानमंत्री इस वक्त उड़ीसा के दौरे पर थे उसके ऊपर जानकारी दे रहे थे। तो जन जन के प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। महिला केंद्रित इस योजना से राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024 से 25 से लेकर 2028 से 29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धन हस्तांतरण की शुरुआत करेंगे। तो ओडिशा में प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, पीएम अर्बन 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो विकास की राह पर एक बार भागता हुआ यहां पर उड़ीसा, बड़ी सौगात उड़ीसा को। उड़ीसा यात्रा पर प्रधानमंत्री सबसे पहले आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे। भुवनेश्वर के तहत ये आवास बना है। प्रधानमंत्री ने परिवार वालों से बात की, उनसे जाना कि पक्के आवास में रहने का अनुभव कैसा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी ली। लाभार्थियों के अनुभव सुने। तो अपने घर का सपना पूरा हुआ इन लोगों का और सीधे उनके अनुभव जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं।
उन्होंने भाजपा को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। उनके नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा। पिछले 11 वर्षों में उनकी छवि के चलते ही भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की। दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश को पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2019 में पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके साथ ही भाजपा ने इतिहास बनाया और ये आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी भी बनी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्यसभा में अपने 96 सांसद देखे और 2024 में उन्होंने शपथ लेकर फिर से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पछाड़ दिया। भाजपा के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग दुगने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को भी पछाड़ा। दरअसल उनके नेतृत्व में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 17 राज्यों में ही सत्ता हासिल कर सके थे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर कई रेटिंग एजेंसियों ने शोध किया और पाया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने पाया कि देश के हर 10 में से 8 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की गवाही उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जबकि फेसबुक और एक्स पर वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर प्रधानमंत्री को 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई अहम पड़ाव हासिल किए। उनके फैसलों ने देश को एक नई दिशा दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की वर्षों से अधूरी इच्छा पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसलों के जरिए बताया कि वो एक सच्चे नेता हैं। बालाकोट स्ट्राइक। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समान नागरिकता कानून। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का फैसला किया गया। 3 तलाक को खत्म किया। 3 तलाक खत्म करके इसे एक अपराध की श्रेणी में लाया गया। EWS रिजर्वेशन। मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्षों में देश की एकजुटता और एकता के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर भारत की एकजुटता का प्रतीक स्थापित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी देश को समर्पित किया। इससे वो एक मजबूत छवि वाले प्रधानमंत्री बनकर उभरे। आज प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ देश की छवि को भी चमकाने का काम किया है।
तो कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री ने रचा है इतिहास। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक विशेष बुकलेट जारी की। इसमें सरकार की पहले 100 दिन की उपलब्धियों को दर्शाया गया। इस मौके पर अमित शाह ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। देश में कई संस्थाओं ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है। 10 साल में 15 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री मोदी का लेकिन भारत का भी गौरव बढ़ाया है। मणिपुर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि स्थायी शांति का रोड मैप तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने म्यांमार सीमा की फेंसिंग शुरू कर दी है। मणिपुर में स्ट्रैटेजिक जगहों पर CRPF को तैनात किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गत 3 महीनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। दोनों जातीय समूहों से बातचीत जारी है। हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। देश भर में 1 नेशन और 1 इलेक्शन को लेकर सियासत जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। 1 इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लागू करेंगे। और हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ DK दुबे मौजूद हैं। DK दुबे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बारे में लेकर एक देश एक चुनाव पर लगातार चर्चा हो रही है और यहाँ पर कई मोर्चों पर सरकार की तरफ से काफ़ी स्पष्ट संकेत भी मिल रहे थे कि इस बात को लेकर वो काफ़ी संजीदा हैं। आज गृह मंत्री ने बात साफ कर दी कि वो अपने कार्यकाल में इसको लागू करना चाहते हैं। मार्च में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संविधान विशेषज्ञ रूप में किस तरह से देखते हैं आप इसको? सबसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो पहले से सिस्टम तो था, हमारे यहाँ हो भी रहा था शुरू में, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी राज्य सरकारों के बीच बीच में चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और केंद्र के भी कई बार मध्यवर्ती चुनाव हुए, जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकार उसकी मैकेनिज्म बनाने में सफल होगी और उसके लिए बहुत सारे नेशंस में ऐसी व्यवस्थाएं पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हम पहली बार करने जा रहे, बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं भी। इसलिए हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा सा एक ट्रांजिशन पीरियड 1-2 साल का इसमें लगेगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रैक्टिकल समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन प्रैक्टिकल समस्याओं के समाधान के लिए ये समिति बनाई गई थी कि वो उन पर सब पर रिसर्च करे और अपनी रिकमेंडेशन दे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है और चूंकि इसमें बहुत वरिष्ठ वकील और बहुत जानकार लोग थे इस समिति में, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन संभव है। हालांकि कठिन है, लेकिन संभव है।
बिल्कुल 2029 तक पूरे देश में ये लागू किया जाए, ऐसी कमेटी ने एक सुझाव दिया। इसको लेकर जो चर्चा थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई थी, कैसे ये मुमकिन होगा और क्या कुछ, जिस तरह से आपने कहा कि कठिनाई आ सकती हैं, क्योंकि पूरा देश, जो लगातार प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे कि हम भारत लगातार जो है वो इलेक्शन मोड में ही रहता है। अलग अलग जब लगातार चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पूरी मशीनरी काम करती है। जो पूरे टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा बर्बाद होता है लगातार चुनाव कराने के जरिए। किस तरह से ये लागू हो सकता है? अलग अलग राज्यों का जो कार्यकाल है वो अलग अलग महीने, अलग अलग साल, तारीख में जब कंप्लीट होता है, किस तरह से एक कोशिश यहाँ पर की जा सकती है इसको लागू करने की? देखिए, ये बात तो तय है कि हम लोग मध्यावधि चुनाव करवाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम मध्यावधि चुनाव नहीं करवाते। इसलिए क्या है कि जिन राज्यों का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, वंस कम से कम एक बार जब हम एक तारीख तय करेंगे या एक साथ इलेक्शन तय करेंगे, तो उनका कार्यकाल छोटा करना पड़ेगा और उनका कार्यकाल छोटा करवाकर चुनाव किया जा सकता है एक साथ। और जब समस्या ये आएगी कि एक बार हमने चुनाव 2029 के साथ करवा दिया, तो फिर बीच में सरकार, कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में कोई फॉर्मूला उसका जो जैसे बनाया जाता है कि भाई फिर मिलीजुली सरकार चलाई जा सकती है। कुछ देशों में ऐसा चलता भी है कि मध्यावधि चुनाव नहीं करवाते, वो बीच में वो इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि चुनाव न करवाकर वो जो सरकार है वो मिलीजुली सरकार होती, सभी दल मिलकर सरकार चलाते हैं और राज्यपाल उसके कन्वीनर बन जाते हैं। वो एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश की तरह भी चलाई जा सकती है अगर कुछ समय के लिए। इसका लाभ ये होगा कि जहां राज्यों में सरकारें गिरने की उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से गिरती हैं, उनको जब ये पता हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि इसमें फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा जो रिमेनिंग टाइम बचा है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकारें गिरेंगी भी नहीं, क्योंकि उनको ही फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह पर सभी दलों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दी जाए या सलाहकार परिषद बना दी जाए। वो सलाहकार परिषद राज्यपाल को रिकमेंडेशन देगी और बाकी अप्रूवल कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट कर सकता है। तो ये किया जा सकता है और मुझे लगता है कि ये शुरू में थोड़ी हाय तौबा इसमें होगी, लेकिन एक बार प्रोसीजरल मैकेनिज्म इसकी तय हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आने वाली। बिल्कुल, तो एक देश एक चुनाव पर यहाँ पर बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री का। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे खास मेहमान जो बता रहे थे कि बिल्कुल शुरुआत में कुछ कठिनाई होंगी, लेकिन एक देश एक चुनाव का जो ये बात उठी है वो लागू की जा सकती है। इस वक्त भारत में जो राजनीतिक स्थिरता है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात साफ की है कि देश के विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उसी कड़ी में एक देश एक चुनाव को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। मिड डे प्राइम में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और आज की बड़ी खबर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने शाम 4:30 बजे LG से मिलने का वक्त मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। सभी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो आतिशी चुनी गई विधायक दल की नेता और अब आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की। गोपाल राय ने कहा कि विधायक दल की बैठक में अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आतिशी को दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट पर फैसला बाद में लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में
अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने केजरीवाल के फैसले पर खुशी जताई, साथ ही कहा कि पार्टी के विधायकों और दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के बारे में। आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा और इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की है। आतिशी 2013 में आप में शामिल हुई और पार्टी की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार थीं। 2022 में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वर्तमान में उनके पास 13 प्रमुख विभाग हैं। आतिशी दक्षिणी दिल्ली में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने को भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की मजबूरी बताया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांगे। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अमरेंद्र, अरविंद केजरीवाल ने ये तो कह दिया कि मेरे को सत्ता का लोभ नहीं है और मैं पद छोड़ रहा हूं। आतिशी का नाम आया, काफी चर्चा थी, कई और नामों पर भी लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिर में विजयी आतिशी हुई। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? अगर हम अंदर की बात भी करें तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है? आतिशी जो नई सीएम बन के उभरी हैं यहाँ पर दिल्ली की। अमरेंद्र हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे, आगे हम बात करेंगे किस तरह से दिल्ली की नई सीएम आतिशी यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल उन्होंने ये तो यही कहा है कि दिल्ली का सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है, वो है अरविंद केजरीवाल, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक उन्हें ये जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। आतिशी को पपेट सीएम बनने का उन पर इल्जाम लग रहा है। क्या कुछ दिल्ली की राजनीति के और रंग देखने को मिलते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज 4:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा है और वो इस्तीफा देंगे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। और बात करें तो कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों आज अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम सीबीआई के लिए जांच पूरी करने को लेकर कोई डेडलाइन तय नहीं करना चाहते। इससे जांच को लेकर सीबीआई पर गैर जरूरी दबाव बनेगा और जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट को जानकारी देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सीआईएसएफ कोलकाता के आरजीके मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद मर्डर केस में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस
जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा था और भरोसा दिया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर काम पर नहीं लौटे थे। तो सीजीआई की बेंच कर रही है अहम सुनवाई यहां पर कोलकाता कांड के ऊपर। आगे बढ़े तो बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए अमृतसर सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। बीएसएफ जवानों ने रात में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को चोरी छिपे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते देखा, जो अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर बढ़ रहा था। बीएसएफ जवानों के आगाह करने पर भी जब घुसपैठिया वहीं नहीं रुका तो उन्होंने उसे ढेर कर दिया। बीएसएफ ने बताया कि घुसपैठिए के पास 270 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई है। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आगाज हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन किया, साथ ही जल संचयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी की हर बूंद मोती की तरह मूल्यवान है, इसका सदुपयोग करें। बता दें कि 8वां भारत जल सप्ताह कार्यक्रम दुनिया भर के जल संसाधनों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के निर्णय निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों और हितधारकों से विचार और राय प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। इस आयोजन का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल वितरण और जल वितरण में राशनिंग से लेकर देश भर की ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जल संचय के बारे में तो मैं यहाँ तो कहना चाहूंगी कि पानी की एक एक बूंद मोती की तरह मूल्यवान होती है। उसे संचित करने का हर उपाय हमें करना है। हमारे यहाँ लोकप्रिय कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। बूंद बूंद से सागर भरने के इस प्रयास में सभी देशवासियों की तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों को भागीदारी करने का आवश्यक है। मैं आशा करती हूं कि इस आयोजन में होने वाले व्यापक विचार विमर्श के आधार पर सभी हितधारकों द्वारा साझेदारी और सहयोग के प्रभावी तरीके तय किए जाएंगे। मैं चाहूंगी कि सभी प्रतिभागी एवं समावेशी जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सृष्टि के निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज है। आज के दिन लोग मशीनों की पूजा और भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने वीडियो भी शेयर किया और कहा कि इस अवसर पर निर्माण और सृजन से जुड़े सभी हुनरमंद और परिश्रमी साथियों को विशेष नमन। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। सृष्टि की जितनी भी बड़ी रचनाएं, जो भी नए और बड़े काम हुए, हमारे शास्त्रों में उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही
समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। तो समाज के इन अहम हिस्से से जुड़े लोगों को आज वो सम्मान, वो पहचान मिल रही है जिसके वो हकदार हैं। तेलंगाना में 11 दिनों तक चली पूजा अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आज सुबह से शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम हैदराबाद में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों से गणेश मूर्तियों की शोभा यात्रा शुरू हो गई। गणेश मूर्ति यात्रा का मुख्य मार्ग लगभग 24 किलोमीटर का है और शहर के आंतरिक गलियों से कई शोभा यात्रा मुख्य शोभा यात्रा में शामिल हैं। ऐतिहासिक हुसैन सागर सहित हैदराबाद और आसपास के लगभग 30 जल निकायों में विभिन्न आकार और रंगों के लगभग 1 लाख मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। सबसे पहले 70 फीट ऊंचे खैराताबाद महागणेश का विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद बालापुर गणेश का। पुलिस ने पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 100 दिनों के अंदर जो कार्य हुए हैं, विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों की जानकारी जनता को देंगे। जो हमारे और हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी का आज जन्मदिवस है और भारतीय जनता पार्टी हर साल की भांति इसे सेवा दिवस के रूप में भी मनाती है और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक हम इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में भी मनाते हैं। 100 दिन के उपलक्ष्य में आज से अगले 5-6 दिनों तक, एक सप्ताह तक जो कार्य 100 दिनों के अंदर हुए हैं वह विभिन्न विभागों के द्वारा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा और विभिन्न हमारे सभी मंत्रियों के द्वारा उसके बारे में उसकी जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। और जो हम जिस तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 3.0 यानी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री काल का कार्य है, उसके 100 दिन के कार्य को भी हम जनता के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पौधारोपण किया और प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। उन्होंने तलवंडी स्थित पार्क में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के अवसर पर 74 किलो का बूंदी से बना केक काटा और प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हवन भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के झुंझुनू के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज से शुरू हो रही स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर किया गया प्रधानमंत्री का उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने लोगों की मानसिकता में बड़ा बदलाव लाया है। इस बार पखवाड़े की थीम है स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ। इस पखवाड़े का समापन महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान देश भर में कई स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता शपथ ली और लोगों से पूरे साल अपने आसपास 100 घंटे सफाई करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने आज एर्नाकुलम में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। साथ ही उन्होंने एर्नाकुलम में अलग अलग जगह जाकर स्वच्छता सेवा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि महात्मा गांधी की स्वच्छता की इच्छा को प्रधानमंत्री ने अपनी कर्मशक्ति से पूरे देश में फैलाया है। बिहार के भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई। साथ ही इस मौके पर 2024 और 25 के स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए। कनाडा के सांसद और भारतीय मूल के चंद्र आर्य ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की घटती संख्या पर गहरी चिंता जताई है। कनाडा की संसद में दिए गए एक बयान में कनाडा के सांसद ई ने बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आ रही चिंताजनक स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अस्थिरता के दौर में खास तौर पर हिंदू अक्सर सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बांग्लादेश में अस्थिरता होती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर हिंदुओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आर्य ने संसद में कहा कि 1971 में अल्पसंख्यक आबादी 23.1% थी, जिसमें लगभग 20% हिंदू थे। अब ये अल्पसंख्यकों की संख्या घटकर लगभग 9.6% रह गई है, जिसमें हिंदू लगभग 8.5% है। चंद्र आर्य ने कहा कि वे कनाडाई हिंदू जिनके परिवार बांग्लादेश में हैं, अपने परिवारों, अपने मंदिरों और संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि कनाडा हिंदू समुदाय में हो रहे अल्पसंख्यकों के अत्याचार के खिलाफ सोमवार यानी कि 23 सितंबर को पार्लियामेंट हिल पर रैली का आयोजन करने जा रहा है। इस रैली में कनाडा के बौद्ध और ईसाई भी शामिल होंगे जिनके परिवार बांग्लादेश में हैं। चीन में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का सामना चीन से होगा। मंगलवार को हुए सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से मात दी। वहीं चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम पूरी प्रतियोगिता में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। भारत ने प्रतियोगिता के लीग स्टेज में अब तक कोई भी मैच नहीं गंवाया है और अविजित रहते हुए फाइनल में पहुंचा। भारत ने लगातार दूसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की गत विजेता है। तो खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोलह पदक और उत्कृष्टता पदक के साथ भारतीय प्रतिभागियों ने फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स ल्योन 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। वर्ल्ड स्किल्स ल्योन 2024 में 70 से ज्यादा देशों के 1400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न कौशल श्रेणियों में भाग लिया। LIC ने नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के साथ करार किया है। LIC ने कहा कि इन्फोसिस उसके ग्राहकों के लिए उच्च मूल्य वाले कारोबारी अनुप्रयोगों की नींव रखेगी, जिसमें कस्टमर एंड सेल्स सुपर ऐप, पोर्टल और निगम की डिजिटल शाखाएं शामिल होंगी। भारतीय टैक्स पेयर्स के लिए अब टैक्स पेमेंट करना और सुविधाजनक हो गया है। अब टैक्स पेयर्स 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट UPI के माध्यम से कर पाएंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में भी एक दिन में अब 5 लाख तक का पेमेंट किया जा सकेगा। सेबी ने बोनस शेयरों की T+2 ट्रेडिंग को इनेबल कर दिया है। अब 1 अक्टूबर या उसके बाद घोषित होने वाले सभी बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के बाद ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।
नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर और जिंदल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट ने ओडिशा के अंगुल में स्टील बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। पहले चरण में जिंदल रिन्यूएबल्स की ओर से 4,500 टन प्रतिवर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। बायजू इंसॉल्वेंसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिका की ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC की अपील पर सुनवाई करेगा। NCLAT ने बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और BCCI के साथ उसके करीब 159 करोड़ रुपए के बकाया निपटान को मंजूरी दी थी। रिलायंस रिटेल अपने बड़े FMCG ब्रांड्स जैसे कैंपा और अन्य प्राइवेट लेबल्स को अपनी नई कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में शिफ्ट करने जा रहा है। जिन प्राइवेट लेबल्स को शिफ्ट किया जाएगा उनमें स्नैकटैक, प्यूरिक, ग्लिमर, एंजो और गेट रियल जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में प्रवेश करने की तैयारी में है और अपनी नई वीरो रेंज के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे पहले कंपनी दक्षिण अफ्रीका जैसे बाजारों सहित कई बाजारों में स्कॉर्पियो पिकअप बेच रही है। JSW MG मोटर अगले 2 वर्षों में 4 लग्जरी कारें उतारने की योजना बना रही है। इन्हें कंपनी के नए शोरूम MG सेलेक्ट के जरिए बेचा जाएगा। पहली लग्जरी कार साल 2025 की पहली तिमाही में पेश की जाएगी और कंपनी की योजना अगले 6 महीनों में 12 MG सेलेक्ट शोरूम शुरू करने की है। मिंत्रा का बिग फैशन फेस्टिवल 26 सितंबर से शुरू होगा। इस फेस्टिवल में 34 लाख स्टाइल उपलब्ध होंगे जो पिछले संस्करण से 47% ज्यादा हैं। इसमें 9,700 से ज्यादा घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और देश में ही विकसित प्रमुख ब्रांड्स हिस्सा लेंगे। मिंत्रा इनसाइडर के लिए बिग फैशन फेस्टिवल 24 घंटे पहले यानी 25 सितंबर को ही शुरू हो जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर सूचीबद्ध होते समय सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तेजी से चढ़ा, जिसकी वजह से